नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं दिनेश कुमार और आज लेके आया हूं मैं आपके साथ एक नया टॉपिक, वो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। जिला सिरमौर जो हिमाचल प्रदेश का 12 में से एक ज़िला है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे पूरी डिटेल से। तो जो साथी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये विषय इम्पोर्टेंट है ही, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन ऐसे भी अगर हम हिमाचल के रहने वाले हैं और ख़ास करके सिरमौर के रहने वाले हैं, तो हमें अपने ज़िले के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में एक चर्चा। दोस्तों, जिला सिरमौर का जो गठन है वो 15 अप्रैल 1948 को हो गया था। जैसे हम जानते हैं कि जैसे ही भारत देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त सन 1947 को उसके बाद 1947 के बाद ये डिमांड उठने लगी थी, भाई अब रियासतों का जो है वो विलय किया जाए और उसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में कन्वर्ट किया जाए। तो हिमाचल प्रदेश में भी ये मांग उठी थी और फाइनली क्या होता है, 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है और 4 ज़िले बनते हैं प्रारंभ में। एक ज़िला बनता है आपका चंबा, एक बनता है मंडी, एक बनता है महासू जिसे वर्तमान में हम शिमला और सोलन के नाम से जानते हैं, और एक ज़िला था हमारा जिला सिरमौर। तो आज हम बात करेंगे जिला सिरमौर के ऊपर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, जिला सिरमौर का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को। अगर जिला सिरमौर की हम स्थिति की बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश का दक्षिणतम जिला है कौन सा, जिला सिरमौर। यानी हिमाचल के सबसे लास्ट में है, दक्षिण में है हमारा जिला सिरमौर। अगर हम जिला सिरमौर की बात करें सीमाओं की, कि जिला सिरमौर की जो सीमाएं हैं वो किस किस के साथ लगती है, तो जिला सिरमौर की जो सीमाएं हैं 3 तो हमारे स्टेट के साथ लगती है। कौन कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसके अलावा हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ भी सीमाएं लगती है, जैसे सोलन और शिमला से हमारी सीमाएं लगती है। अगर मैं बात करूं जिला सिरमौर के अंतर्गत मेन क्षेत्रों की, तो जिला सिरमौर में कुछ प्रमुख जो क्षेत्र आते हैं, राजगढ़, पच्छाद, नौराधार, रेणुका जी, ददाऊ, नाहन, पोंटा, सतौन, कमराऊ, शिलाई और रोहनाट। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है जो हमारे जिला सिरमौर के अंतर्गत आते हैं। अब जिला सिरमौर की पहले बात करते हैं थोड़ी जियोग्राफी की, यानी यहाँ इसमें जो है वर्तमान ढांचे में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है। तो जिला सिरमौर का जैसे हमने बोला गठन 15 अप्रैल 1948 को। अगर बात करें जिला सिरमौर की स्थिति की, पोजीशन की, तो देखिए जिला सिरमौर जो है वो 30 डिग्री 22 मिनट से 31 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश पे ही, और 77 डिग्री 1 मिनट से 77 डिग्री 49 मिनट ये पूर्वी देशांतर में है। अगर मैं बात करूं जिला सिरमौर के टोटल एरिया की, कि जिला सिरमौर के अंतर्गत जो है वो कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल आता है, तो जिला सिरमौर का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 2825 स्क्वायर किलोमीटर। कितना, 2825 स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं बात करूं आबादी की, तो जिला सिरमौर की जो आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 5,29,855। ये है जिला सिरमौर की आबादी, 5,29,855, जिसमें से कि पुरुषों की जो आबादी है वो है 2,76,289 और महिलाओं की जो आबादी है इसमें जनसंख्या है 2,53,566। यानी हिमाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एचपी है, उसका जो है 7.73% है ये। ठीक है, अगर हम बात करें कि हिमाचल सिरमौर की जो आबादी है हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में कितनी है, तो हम बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश की 7.73% आबादी जिला सिरमौर में रहती है। ठीक है, अगर इस आबादी को हम डिवाइड करें तो यहाँ पर जो है वो
30% आबादी किसकी है? शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की है, एससी की आबादी है। जो अगर हम परसेंट के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है शेड्यूल्ड कास्ट की। कहाँ पर? जिला सिरमौर में। अगर हम एसटी की आबादी की बात करते हैं तो जिला सिरमौर में 2.23 2.23% आबादी जो है वो एसटी की है, शेड्यूल्ड ट्राइबल के लोगों की है। अगर बात करें जिला सिरमौर के हेडक्वार्टर की, तो जिला सिरमौर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है, वो नाहन में है। और नाहन जो है वो 333 मीटर जो है ऊंचाई पर है समुद्र तल से। अगर मैं बात करूं जिला सिरमौर में जनसंख्या के वृद्धि की कि हर 10 साल में यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो जिला सिरमौर की जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो है 15.54%। अगर मैं बात करूं यहाँ की जनसंख्या घनत्व की कि यहाँ की आबादी कितनी घनी है, तो जिला सिरमौर की आबादी जो है वो 188 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर आबादी बसती है। अगर बात की जाए यहाँ पर लिंग अनुपात की, सेक्स रेशो की, तो 918 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुष के पीछे यहाँ पर लिंग अनुपात है, ठीक है। लेकिन जो शिशु लिंग अनुपात है वो है 928 प्रति 1000 पुरुष। अगर बात करें जिला सिरमौर में कुल गांव या ग्राम पंचायतों की, तो जिला सिरमौर में पहले 228 ग्राम पंचायतें थी जो अब बढ़कर 259 ग्राम पंचायतें हो गई है। तो वर्तमान में जिला सिरमौर में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 259। अगर बात करें यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की कि जिला सिरमौर में कितने विधानसभा क्षेत्र है, यानी जिससे एमएलए चुन के आते हैं, तो जिला सिरमौर में 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से कि हमारा नाहन, पोंटा, शिलाई, रेणुका और पच्छाद शामिल है। और वर्तमान में जो है इन 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जो है आरक्षित है, रिजर्व्ड है, किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है। और वो कौन कौन सी सीटें हैं? एक है आपकी पच्छाद और एक है रेणुका जी। ये 2 विधानसभा सीटें जो है रिजर्व है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 3 सीटें हमारी ओपन है, जिसमें से कोई भी चुनाव लड़ सकता है एमएलए का, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है जी। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में जो है हमारे 5 जो विधायक है, शिलाई से विधायक है हर्षवर्धन चौहान जो कांग्रेस पार्टी से है, पोंटा से है हमारे सुखराम चौधरी जो बीजेपी से है, नाहन से है हमारे अजय सोलंकी जी जो कांग्रेस पार्टी से है, रेणुका से है हमारे विनय कुमार जी जो कि कांग्रेस पार्टी से है, और पच्छाद से है रीना कुमारी जो बीजेपी से है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट, तो जिला सिरमौर की साक्षरता जो दर है वो 78.80% है। तो सिरमौर की साक्षरता दर कितनी है? 78.80%, जिसमें से कि पुरुष साक्षरता दर है 85% और महिलाओं की साक्षरता दर है 71%। अगर मैं बात करूं इस कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का कितना हिस्सा है, तो जिला सिरमौर में अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4,72,926 यानी लगभग 89% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, और 10.5% के आसपास जो आबादी है वो शहरी या अर्ध शहरी एरिया में बसती है, ठीक है, जिसको आप टाउन कह लो या स्मॉल सिटी कह लो, जैसे आपका राजगढ़ है, पोंटा या नाहन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुल गांव की, तो जिला सिरमौर के अंतर्गत जो है वो 971 गांव हैं। देखो गांव का मतलब यहाँ पे वो छोटे छोटे गांव नहीं है जैसे हम मानते हैं। गांव का मतलब यहाँ पर होता है रेवेन्यू विलेज से, जिसको हम मौजा बोलते हैं पटवार खाने के भाषा में, ठीक है। तो जो रेवेन्यू विलेजेज है वो हमारे है 971, जिसमें से कि 966 हमारे आबाद गांव हैं, बाकी 2-4 पिछड़े गांव हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सब डिवीजन की, उपमंडल की, तो जिला सिरमौर में 7 उपमंडल है, 7 जो है वो सब डिविजनल एरिया है, ठीक है, जैसे कि नाहन, पोंटा, राजगढ़, संगड़ा, शिलाई, पच्छाद और कफोटा, ठीक है। कफोटा नया एरिया है जिसको सब डिविजनल एरिया में शामिल किया गया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर विकास खंड की, यानी जिसको विकास खंड कहते हैं,
BDO ऑफिस। तो विकास खंड यहाँ पे वो भी 7 है, नाहन, पोंटा, शिलाई, पच्छाद, राजगढ़, संगड़ा और तिलोरधार। ये नया उपमंडल शामिल हुआ है, ठीक है। पहले 6 थे, 7वां तिलोरधार है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तहसील की, तो देखिए जिला सिरमौर में 9 तहसील है और 5 उप तहसील है, छोटी तहसील है, ठीक है। तहसील यहाँ पर है नाहन, पांवटा, राजगढ़, शिलाई, रेणुका जी, पच्छाद, ददाहू, नौराधार और कमराऊ। ये सारी क्या यहाँ पे 9 तहसीलें हैं। उप तहसीलें कौन कौन सी है? रौनाट, नारग, पचौता, मांजरा, हरिपुरधार। ये क्या हमारी उप तहसीलें है। अगर मैं बात करूं जिला सिरमौर किस संसदीय लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, देखिए जो हमारा सांसद बनता है, MP बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बनता है शिमला सीट से। तो जिला सिरमौर, जिला सोलन, जिला शिमला, इन सब का जो है वो एक ही संसदीय क्षेत्र है, जिला शिमला, ठीक है, शिमला क्षेत्र, सॉरी। तो हमारा जो संसदीय क्षेत्र है सिरमौर का वो शिमला है। अगर मैं बात करूं धर्म की, तो जिला सिरमौर में वैसे तो 4 धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 धर्मों के लोगों की प्रधानता पाई जाती है यहाँ पे। अधिकांश लोग यहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे सिख रहते हैं और कुछ मुस्लिम आबादी भी जिला सिरमौर में बसती है। अगर बात की जाए यहाँ पर भाषा की, तो जिला सिरमौर में जो है वो मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जैसे पोंटा के एरिया या नाहन के कुछ एरिया में जो सिखिज्म कम्युनिटी है वो पंजाबी बोलते हैं। इसके अलावा जो अधिकांश एरिया वो हमारे पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर लोग अपनी पहाड़ी भाषा बोलते हैं। और जिला सिरमौर की पहाड़ी भाषा को 2 भागों में बांट कर देखा जा सकता है। एक हम बोलते हैं धारटी और एक हम बोलते हैं बिश्वाई, ठीक है। धारटी और बिश्वाई 2 तरह से हम यहाँ की भाषाओं को बांट कर देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर हम बात करें जिला सिरमौर की कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख रूप से फसलें पाई जाती है, तो जिला सिरमौर की जो प्रमुख फसलों में शामिल है, एक तो यहाँ के अधिकांश लोग जो है वो गेहूं और मक्के की फसल को बोते हैं, ठीक है। गेहूं और मक्का जो है मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा जो हिली एरिया में लोग रहते हैं उन्होंने वर्तमान में एप्पल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा राजगढ़ के कुछ एरिया में जो है आड़ू बहुत होता है। राजगढ़ को हम पीच वैली यानी आड़ू की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आड़ू की घाटी, सॉरी। और इसके अलावा यहाँ पर अभी कुछ 8-10 सालों में शुरू हुआ है कैश क्रॉप का ट्रेंडिंग। तो लोग जो है वो नकदी फसलें बहुत वर्तमान में नकदी फसलों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें हमारा शामिल है टमाटर, इसके अलावा अदरक, इसके अलावा शामिल है हमारा लहसुन, मटर, बीन, ठीक है, और आपका टर्मेरिक पाउडर, ठीक है, हल्दी। ये सारी फसलें जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रधानता से उगाई जाती है जिला सिरमौर के लोगों के द्वारा, ठीक है। और अच्छा भी है, कैश क्रॉप से लोगों की इनकम बढ़िया होती है, उससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या भी लगभग समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जो है अगर हम जिला सिरमौर की जियोग्राफी को बांट कर देखें, तो जिला सिरमौर के भौगोलिक क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए जिला सिरमौर के बीचों बीच, ये जो हमारा जिला सिरमौर है, इसके बिल्कुल बीचों बीच जो है एक नदी बहती है, ठीक है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? गिरी नदी के नाम से। तो गिरी नदी एक ऐसी नदी है जिला सिरमौर की जो सिरमौर के भौगोलिक क्षेत्र को 2 भागों में बांट देती है। इसीलिए इसके एक क्षेत्र को गिरियार यानी ट्रांसगिरी और एक क्षेत्र को गिरियार और एक को गिरिपार यानी ट्रांसगिरी और सिसगिरी आदि नामों से जाना जाता है। अब आपने सुना ही होगा वर्तमान में एक डिमांड चल रही है गिरिपार के द्वारा, ट्रांसगिरी के द्वारा, कि उनको जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया में शामिल किया जाए, ठीक है। तो वो डिमांड किसकी है? वो डिमांड है गिरिपार की, ट्रांसगिरी की है, ठीक है, जो उत्तराखंड के साथ ये वाला एरिया लगता है, जिसमें शामिल है आपका ये कुछ राजगढ़ का एरिया, नौराधार का एरिया, रेणुका का एरिया, शिलाई का एरिया, ठीक है, कमराऊ का एरिया। इस सबको हम बोलते हैं गिरी पार, ठीक है, ट्रांसगिरी बोलते हैं इसको, ट्रांसगिरी। और इस वाले एरिया को जिसमें शामिल हमारा कुछ पच्छाद का एरिया, कुछ हमारा ददाहू का एरिया है और नाहन का एरिया है, इसको हम बोलते हैं गिरी आर, ठीक है। तो ये गिरी आर हो गया, सिसगिरी
और एक गिरी पार हो गया यानी ट्रांसगिरी, और बीच में नदी बहती है कौन सी, हमारी गिरी नदी, जो इन दोनों को आपस में विभाजित करती है। अच्छा, ये बात होगी मोटे मोटे भौगोलिक क्षेत्र की। देखिए गिरी पार के अंतर्गत कौन कौन से एरिया शामिल है। देखिए हमारे जो गिरी पार के अंतर्गत कुछ एरिया आते हैं, जैसे एक आता है चूड़धार, ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हैं हरिपुरधार, इसके अलावा शिलाईधार। ये कुछ प्रसिद्ध हमारे क्या पहाड़ी क्षेत्र है जो गिरी पार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, चूड़धार, हरिपुरधार और शिलाईधार, ठीक है। अगर हम गिरी आर की बात करें तो इसमें मेनली हमारा एक आता है सैनधार, एक आता है धाटीधार और एक आता है आपका क्यारदादून, यानी जो हमारा नीचे का प्लेन एरिया है, पोंटा साहिब वगैरह का एरिया, पोंटा कोल्लर, ठीक है, उसको हम राजवन वगैरह का एरिया उसको हम बोलते हैं क्यारदादून प्लेन एरिया, ठीक है। तो इस तरह से हम बांट के देख सकते हैं जिला सिरमौर को गिरी पार और गिरी आर में। गिरी पार में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से आ गए आपके, चूड़धार, हरिपुरधार, शिलाईधार, ठीक है, और कुछ और एरिया आते हैं। और गिरी आर में प्रमुख एरिया आते हैं सैनधार, धाटीधार और क्यारदादून, ठीक है। अगर मैं बात करूं नदियों की कि जिला सिरमौर के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती है, देखिए तो जिला सिरमौर में जो एक मेन नदी है यमुना, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की भी मेन प्रमुख नदियों में से एक है, ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत कम है। ये हिमाचल प्रदेश में मात्र 22 किलोमीटर बहती है, ठीक है। निकलती कहाँ से, ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, कालिंदी पर्वत से ये नदी आती है और फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश की जो जैसे हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश के ये कहाँ से प्रवेश करती है, सिरमौर से प्रवेश करती है। और सिरमौर की जो बाकी नदियाँ हैं वो इसमें मिल जाती है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे मैंने बोला एक प्रमुख नदी है सिरमौर की गिरी नदी, ठीक, गिरी नदी में और भी कुछ नदियाँ है, गिरी नदी के सहायक नदियाँ जैसे जलाल वगैरह, तो वो गिरी में मिल जाता है। फिर एक नदी है टॉन्स नदी, ठीक है, जो सबसे लंबी और सहायक नदी है किसकी, यहाँ पे यमुना की है सिरमौर में, ठीक है। तो टॉन्स नदी भी किस में गिर जाती है, लास्ट में यमुना में ही गिर जाती है। बाता नदी और मारकंडा नदी, जलाल नदी, ये सारी नदियाँ है किसकी, जिला सिरमौर की। तो जिला सिरमौर की प्रमुख नदी कौन सी है, एक तो ये यमुना नदी, ठीक है, लेकिन जो पूरे सिरमौर में बहती है वो है गिरी नदी, जो सबसे बड़ी नदी है जिला सिरमौर की। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी बहती है, टॉन्स नदी। टॉन्स नदी बाउंड्री बनाती है उत्तराखंड और हिमाचल के बीच। इसके अलावा यहाँ पर बहती है बाता नदी, मारकंडा नदी और जलाल नदी, ठीक है। मारकंडा जो नदी है ये जो है वो काला आम के पास मिलती है और कहाँ चली जाती है, ये हरियाणा में चली जाती है हिमाचल से, ठीक है। तो ये कुछ बात हमने की हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के जिले सिरमौर के जियोग्राफी की, इसके भौगोलिक क्षेत्र की। अगर हम बात करें इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, यानी इसके इतिहास के ऊपर नज़र डालें, तो हिमाचल प्रदेश का इतिहास काफ़ी पुराना है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए हिमाचल प्रदेश में रियासत की स्थापना कब की गई, इस विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ यहाँ पर दंत कथाएँ प्रचलित है, कुछ हम अन्य श्रुतियाँ हैं और कुछ हमें बुकिश नॉलेज से पता लगता है, ठीक है। तो सिरमौर रियासत की स्थापना के सोर्सेज के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, तो इसके विषय में अलग अलग कहानियाँ हैं। देखिए एक कहानी क्या है, सबसे प्रसिद्ध कहानी है राजा मदन सिंह की। कहते हैं कि सिरमौर एक रियासत थी और इसकी जो राजधानी थी वो थी सिरमौरी ताल, ठीक है। सिरमौरी ताल एक जगह है, सतौन के आसपास पड़ता है ये एरिया, और वहाँ सतौन से ही आगे क्या है उनकी रियासत थी जिसका नाम था सिरमौर रियासत। फिर कहते हैं कि मदन सिंह के टाइम क्या हुआ था कि एक नर्तकी आई थी, नर्तकी या नटुआ आदि नामों से जाना जाता है। नर्तकी का मतलब होता है एक ऐसी महिला थी जो अपने कर्तव्य दिखाती थी, ठीक है, रस्से पर चलना, उल्टा सीधा कूदना, जिस तरह हम देखते ही है, ठीक है। तो वो नर्तकी सिरमौर रियासत आई और उसने राजा को इनवाइट किया, आमंत्रित किया भाई कि वो उसके जो है वो कर्तव्य देखे। तो राजा भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है कि बिल्कुल देखा जाए। और जब राजा उसके कर्तव्य देखता है तो कहते हैं राजा बहुत इंप्रेस हो जाता है और राजा ने जो उसके साथ एक शर्त लगा दी।
शर्त क्या थी, देखिए गिरि नदी जो बहती है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दो पहाड़ियाँ है, एक साइड पड़ती है हमारी ऐसे ऐसे, ठीक है, इस साइड भी पहाड़ियाँ है, बीच में गिरि नदी बहती है और इस साइड भी पहाड़ियाँ है, ठीक है। तो राजा ने क्या शर्त रखी, यहाँ पर एरिया पड़ता है पोका और इसको एरिया को बोलते हैं टोका, ठीक है। तो राजा ने क्या कर दिया, पोका पहाड़ी से टोका पहाड़ी पर कहते हैं कि रस्सी बंधवा दी, ठीक है। क्या करा राजा ने, और राजा का नाम क्या था, मदन सिंह। तो मदन सिंह राजा जी क्या करते हैं कि पोका और टोका पहाड़ियों के बीच क्या करते हैं, एक रस्सी बांध देते हैं। और शर्त क्या लगती है नर्तकी की और राजा की, कि अगर आप इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक जाते हो और वापस आते हो और सक्सेसफुली आपकी जो लैंडिंग हो जाती है, तो मैं अपने राज का आधा राजपाट में आपको दे दूंगा, समर्पित कर दूंगा। तो इतनी बड़ी शर्त होती है, और जो नर्तकी है वो इस चैलेंज को स्वीकार करती है कि भाई ठीक है, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत, अपने हुनर पर जो है वो भरोसा था, उसे अपनी काबिलियत पे कोई शक नहीं था। तो कहते हैं कि रस्सी बंधवा दी, और रस्सी बंधवा दी तो उस नर्तकी ने जो है चलना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो चलना शुरू करती है, कहते हैं कि उसने जो है ये चक्कर पार कर लिया, पार पहुंच गई पोका पहाड़ी पे। फिर वो वापस आ रही थी, और जैसे ही वो वापस आ रही थी, फिर सैनिक कहते हैं कि राजा से उसने विमर्श किया और बोला कि राजा जी आपका राजपाट निकलने वाला है, जब ये पार जा सकती है तो आर भी आ सकती है, आप तैयार रह जाइए अपने राजपाट देने के लिए। तो फिर राजा से कहता है भाई कि इसका कोई समाधान बताइए। तो सैनिक कहते हैं भाई कि समाधान इसका एक ही है कि रस्सा काट दो और ये गिर जाएगी। और फिर कहते हैं कि ऐसा ही किया गया, राजा ने आदेश जारी किया और सैनिक ने जो है रस्सी काट दी एक पहाड़ी से, और जो नर्तकी वापस आ रही थी बीच में पहुंची थी और वहाँ से जो कूद गई, नीचे गिर गई और गिरि नदी में जो उसकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि जब वो गिरि नदी में नीचे गिर रही थी, तो गिरते गिरते जो है उसने एक श्राप दिया राजा को। श्राप क्या था कि आर टोका पार पोका, कोई ना रही सिर मोर में लोका, कि जिस तरह से तुमने छल कपट के द्वारा मुझे मारा है, तुम्हारा भी एक ना एक दिन जो है अंत तय है, तुम भी इसी तरह से मर जाएंगे, ठीक है, और इसी नदी में तुम्हारा भी क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ऐसी कथा प्रचलित है अपने समय की। चलो बहरहाल, फिर कहते हैं कि उसी रात को क्या हुई, खतरनाक बहुत भयंकर बारिश हुई। इतनी बारिश हुई, इतना पानी भर गया गिरि नदी में कि गिरि नदी जो है वो तबाह करके ले गई सिरमौर रियासत को, और तमाम लोग जो है वहाँ पर समाप्त हो गए थे। राजा भी मर गया, उसके वंशज भी मर गए, पूरी रियासत ही डूब गई पानी में, ऐसा कहा जाता है। एक कथा ये है। फिर कहते हैं कि जब ये रियासत खत्म हो गई, तो अब संशय हुआ कि अब आगे कौन जो है वो क्षेत्र को संभालेगा। फिर कहते हैं एक किताब है हमारे पास, तारीख़े रियासत सिरमौर, जो लिखी गई थी रणजोर सिंह के द्वारा। रणजोर सिंह एक मतलब पुत्र है उनके, अमर सिंह थापा गोरखा कमांडर, उनके पुत्र है, उनके द्वारा बुक लिखी गई है तारीख़े रियासत सिरमौर। और तारीख़े रियासत सिरमौर में हमें वर्णन मिलता है कि जो सिरमौर रियासत का पुराना नाम है वो क्या है, सुलेकिना है। क्या पुराना नाम है, सिरमौर रियासत का पुराना नाम सुलेकिना। और कहते हैं कि इसकी पुरानी राजधानी कौन थी, सिरमौरी ताल ही थी, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा रसालू के द्वारा 1139 ईस्वी में। एक मत ही है। तो देखिए वो क्या मानते हैं कि सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे, राजा रसालू, जिन्होंने 1139 में इस रियासत की स्थापना कर ली थी, ठीक है, और सिरमौरी ताल अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला कि हुआ क्या वास्तव में, लेकिन सिरमौरी ताल और सिरमौर रियासत दोनों ही खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सुबंश प्रकाश एक व्यक्ति थे जो सिरमौर आए। किस लिए आए, अब इस विषय में भी अलग अलग कहानियां हैं। देखिए एक कहानी क्या है, पहली कहानी क्या है कि एक राजा थे जैसलमेर के, सालबहान द्वितीय, और कहते हैं कि सालबहान द्वितीय जो राजा थे वो हरिद्वार आए थे यात्रा पे, ठीक है। और जब वो हरिद्वार यात्रा पर आए थे तो एक मत तो ये कि उन्होंने खुद देखी भाई कि सिरमौर की गद्दी राजगद्दी खाली है, तो वहाँ पर कोई राजा चाहिए, तो उन्होंने खुद भेजा। दूसरी कहानी क्या है कि जब वो हरिद्वार आए थे घूमने, तो सिरमौर के एक भाट थे, भाट, ठीक है,
भाट मतलब वर्तमान में भाट ब्राह्मण, ठीक है। उनका नाम था होशुंग। होशुंग राय भाट थे और होशुंग राय भाट ने जो है उनसे भेंट की, किससे? सालबहान द्वितीय से, और उनसे प्रार्थना की कि भाई सिरमौर रियासत की जो है वो क्षेत्र खाली है, यहाँ पर जो राज्य है वो राजा के बिना चल रहा है, तो क्यों ना आप कोई ऐसा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति भेजे जो सिरमौर रियासत को संभाले। और कहते कि उनके रिकमेंडेशन पर उन्होंने क्या करा, अपने पुत्र को भेजा। किसको? सुबंश शोभा रावल को। शोभा रावल जिसका नाम बाद में सुबंश प्रकाश हुआ, ठीक है, उसको भेजा गया और उसने जो है वो यहाँ पर रियासत की स्थापना कर दी और अपना राज्य संभाला और अपनी राजधानी जो है वो उन्होंने राजबन को बनाया, ठीक है। राजबन जो है सिरमौर में पोंटा से पीछे एक क्षेत्र है जहाँ पर वर्तमान में हमारा सीसीआई सीमेंट का बहुत बड़ा उद्योग भी है, ठीक है। तो कहते हैं कि उन्होंने राजबन को राजधानी बनाया और उसके बाद उन्होंने संभाला। एक कहानी अलग है कि सालबान द्वितीय ने जो है वहाँ से अपने पुत्र होंशु को भेजा था, भाई आप जाइए और सिरमौर रियासत संभालिए। और कहते हैं कि आते हुए क्या हुआ, रास्ते में होंशु की मृत्यु हो जाती है और उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी तो वो पहुंच गई सिरमौर। और फिर कहते हैं कि वो एक पलाश के पेड़ के नीचे बैठ गई और वहाँ पर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पलाशु रखा गया और उसी राजवंश को आगे पलाशिया कहा गया जिसने सिरमौर रियासत को संभाला था। खैर ये अलग अलग कहानियाँ थी सिरमौर रियासत की उद्भव के बारे में कि शुरुआत कैसे हुई, बट बहरहाल शुरुआत हो गई थी 1195 में। किसके द्वारा? सुबंश प्रकाश के द्वारा, ठीक है। तो सुबंश प्रकाश जो है वो पहले राजा माने जाते हैं, ठीक है, सिरमौर रियासत के अलग कहानी के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने अपनी रियासत कहाँ बनाई? राजबन में, और बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया राज्य को चलाने का। ठीक है जी। अब थोड़े एक एक दो बात करते हैं सभी राजाओं के बारे में। ऐसे तो सिरमौर में बहुत सारे राजा रहे हैं और सब ने अपने अपने लेवल पे बढ़िया कोशिश की है काम करने की। तो सबसे पहले हमारे पास है राजा रसालू, ठीक है। राजा रसालू की कहानियाँ में किस में मिलती है? तारीख रियासत सिरमौर के अनुसार, ठीक है, सिरमौर की स्थापना जैसलमेर के राजा सालबान द्वितीय के पुत्र रसालू ने 1139 में की थी, ठीक है। और ये प्राचीन यदुवंशी थे, ठीक। किस वंश का मानते थे ये अपने आप को? यदुवंशी। फिर दूसरी कहानी हमने मदन सिंह की पढ़ी जिन्होंने क्या करा, नर्तकी को बाहर फेंका। उनके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि वो पहले राजा थे और वो उनके बाद क्या हो गई, रियासत सारी समाप्त हो गई। और फिर जो है जब सिरमौर रियासत की गद्दी खाली हो गई तो उसके बाद कौन आए? शोभा रावल। तो जैसलमेर के राजा सालबान द्वितीय, ठीक है, ये क्या है, यात्रा पर आए थे और इनकी मुलाकात किससे होती है? होशंग राय नाथ सिरमौरी भाट से, ठीक है। इन्होंने ही इन्हें सिरमौर आने का न्योता दिया और उन्होंने किसको? शोभा रावल को भेजा और सिरमौर रियासत की स्थापना की और राजधानी कहाँ किसको बनाया? राजबन को बनाया। फिर इनके जो अगले वंशज होते हैं उनका नाम है महाप्रकाश। कहते हैं कि महाप्रकाश जो है अच्छे राजा थे। इन्होंने क्या, भागीरथी नदी के पास एक मालदा किला था, इन्होंने मालदा किले पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, यानी युद्ध से जीत लिया था। और मालदा किले का इन्होंने नाम बदल कर जो है वो महादेव रख दिया था। और उन्होंने जो है भागीरथी नदी के पास जो है एक लक्ष्मी नारायण मंदिर की भी स्थापना की थी। उनके अगले जो वंशज होते हैं वो थे उदित प्रकाश। कहते हैं कि उदित प्रकाश जो है अच्छे राजा थे एक समय तक। उसके बाद क्या है, मुसलमानों के भय से जो है इन्होंने अपनी राजधानी को राजबन से जो है वो कालसी स्थानांतरित कर दिया था। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में जो है वो अपनी राजगद्दी छोड़ दी थी अपने पुत्र के लिए और खुद जो है इन्होंने संन्यास ले लिया था और सन्यासी बन गए थे। उसके बाद आते हैं कौल प्रकाश। देख, कौल प्रकाश कहते हैं कि रजिया सुल्तान के समकालीन थे। जब रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक थी तो इन्होंने रजिया सुल्तान के जो विरोधी थे निजाम उल मुल्क उनको शरण दी थी अपने टाइम में। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कौल प्रकाश थे इन्होंने किसको, रजिया सुल्तान के जो विरोधी थे निजाम उल मुल्क उनको शरण दी थी अपने राज्य में। उसके बाद जो अगले राजा बनते हैं उनका नाम है सुमेर प्रकाश। और कहते हैं कि 1233 में जो है सुमेर प्रकाश ने मुसलमानों का पहला आक्रमण हुआ था, मुस्लिम का आक्रमण हुआ था इनके ऊपर 1233 में।
और इन्होंने फिर क्या किया था, जो रतेश किला है वो जीत लिया था और राजधानी फिर बाद में इन्होंने कालसी से रतेश स्थापित कर ली थी। ठीक है, फिर अगले राजा बनते हैं सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश के बारे में एक दो बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इन्होंने जो है वापस कालसी को राजधानी बनाया था। ठीक है, रतेश ले गए थे कौन, सुमेर प्रकाश, इन्होंने रतेश की राजधानी वापस कहाँ ले गए, ये कालसी। ठीक है, वहाँ पर उनका विद्रोह हुआ और इसमें जो है उनकी जो बेटी थी उनकी जान चली गई थी, जिस कारण उसने जो है वो जुब्बल, बलसन, कुमार सेन, ठियोग और आपका कोटगढ़, इन सब पर जो है वो टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। भाई आप लोग के विद्रोह के वजह से जो है मेरी बेटी की जान गई है, इसलिए इन्होंने सब रियासतों पर क्या कर दिया, कर लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद अगले जो राजा बनते हैं वो बनते हैं भगत प्रकाश। भगत प्रकाश के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इन्होंने जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने जो है इन पर जो है अपनी इन्होंने सिरमौर रियासत को अपने अंडर ले लिया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इन पर जो टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि इन्होंने जो है वो टैक्स देना शुरू कर दिया था, किसको, फिरोज शाह तुगलक को। उसके बाद राजा बनते हैं जगत प्रकाश। जगत प्रकाश के समय क्या होता है, देखो इनके टाइम जो है प्रशासनिक दुर्बलता देखी गई, मतलब जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम था वो उस गति से नहीं हो पा रहा था, मतलब बहुत सुस्त टाइप के एम्प्लॉयज थे इनके पास। ठीक है, उससे क्या हुआ, लोग परेशान हो गए थे और काम बहुत जो है वो स्लो होता था इनकी रियासत में। फिर वीर प्रकाश के टाइम क्या हुआ था, देखो वीर प्रकाश ने जो है अपनी राजधानी को उन्होंने हाटकोटी बनाया था। हाटकोटी में एक मंदिर भी है माता दुर्गा का, जहाँ पर श्रद्धालु जाते रहते हैं। तो उन्होंने क्या करा था, अपनी राजधानी को उन्होंने हाटकोटी बनाया था, जो कि पब्बर नदी के किनारे पर है। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने पब्बर नदी के किनारे जो है एक भगवती दुर्गा का एक मंदिर बनाया था। ठीक है, जिसे हाटेश्वरी या दुर्गा माता आदि के नामों से जाना जाता है। उसके बाद जो राजा बनते हैं वो नेकट प्रकाश बनते हैं। नेकट प्रकाश का टाइम क्या होता है कि इनके समय जो है वो मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग ने जो है 1398 में आक्रमण किया था। किसके टाइम, नेकट प्रकाश के टाइम 1398 में। किसका आक्रमण, तैमूरलंग का। उसके बाद राजा बनते हैं दीप प्रकाश। देखिए दीप प्रकाश ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया था, इन्होंने जो है वो सिरमौर के साथ ही एक एरिया पड़ता है त्रिलोकपुर नियर टू कालाम। तो इन्होंने त्रिलोकपुर में जो है एक मंदिर बनाया था, माता बाला सुंदरी का मंदिर, जिसे 84 घाटियों वाली देवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए माता बाला सुंदरी का जो मंदिर है वो वर्तमान में भी विद्यमान है और हर नवरात्र के अवसर पर वहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, 9 दिन, और लोग वहाँ पर जाते रहते हैं। बहुत अच्छी प्लेस है। तो ये मंदिर का निर्माण कराया था 1573 ईस्वी में, किसने, दीप प्रकाश ने। उसके बाद राजा बनते हैं बुद्धि प्रकाश। इन्होंने अपनी राजधानी को जो है स्थानांतरित किया था और ये इन्होंने कालसी से राजधानी को शिफ्ट किया था राजपुर में। ठीक है, राजपुरा। फिर उसके बाद राजा बनते हैं करम प्रकाश। करम प्रकाश वो राजा थे जिन्होंने बाबा बनवारी दास के कहने पर जो है राजधानी को जो है 1621 ईस्वी में नाहन स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो बात आती है भाई नाहन राजधानी किसने बनाया। नाहन जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान में जो है वो जिला सिरमौर का मुख्यालय है नाहन। ठीक है, और जिला सिरमौर की मेन सिटी भी है, क्योंकि हमारे डीसी, एडीसी, एसपी सब वहीं बैठते हैं। वहाँ पे सेंट्रल जेल भी वहीं पर है। ठीक है, और पुराना कॉलेज, ठीक है, आपका वो भी वहीं पर है। ठीक है, बहुत सारी मतलब ऐतिहासिक चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो नाहन किसने किया था अपनी राजधानी को ट्रांसफर, वो क्या था, राजा करम प्रकाश ने। किसके कहने पर, उनके जो गुरु थे बाबा बनवारी दास। ठीक है, और उन्होंने फिर वहाँ पर जो वर्तमान में एक मैदान है नाहन चौगान मैदान, या उसी को बाबा बनवारी दास पेविलियन भी बोलते हैं, वो भी नाहन में स्थित है। ठीक है, एक बड़ी सी प्लेस है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं और बहुत सारे जो नाहन के बड़े बड़े फंक्शन हैं वो भी ऑर्गेनाइज होते हैं नाहन के चौगान मैदान में। ठीक है जी। उसके बाद राजा बनते हैं मनदाता प्रकाश। ये शाहजहाँ के समकालीन थे और इन्होंने क्या, इनके समय में क्या हुआ था कि पहला मुगल आक्रमण हुआ था कहाँ पर, जिला सिरमौर में, सॉरी सिरमौर रियासत में। फिर अगले राजा बनते हैं सुबक प्रकाश। इनके टाइम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है,
हाँ, ये औरंगजेब के समकालीन थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मदद मांगी थी किससे? सुलेमान शाह से। इन्होंने औरंगजेब से मदद मांगी थी सुलेमान शाह और दारा शाह के आक्रमणों से रोकने के लिए। फिर बुद्ध प्रकाश अगले राजा बनते हैं। अच्छा, बुद्ध प्रकाश के बारे में मेन बात क्या है कि बुद्ध प्रकाश को जो है ना वो महीचंद की उपाधि दी थी। किसने? औरंगजेब ने। अगले जो राजा बनते हैं वो मेदिनी प्रकाश। अच्छा, मेदिनी प्रकाश हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके शासनकाल में जो है गुरु गोविंद सिंह, इन्हें जो सिखों के 10वें गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने जो है वो सिरमौर की यात्रा की थी। और सिरमौर रियासत में जो 2 जगह ये नाहन भी रहे थे और ये फिर बाद में पोंटा रहे थे। और पोंटा में हम जानते हैं कि सिरमौर जिले में जो एक मतलब सिटी पड़ती है पोंटा साहिब, जो यमुना नदी के तट पर है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है जो सिखों को समर्पित है और सिखों का बहुत पवित्र स्थल भी है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह किस कार्यकाल में भारत आए थे? तो वो मेदिनी प्रकाश के समय में भारत नहीं, सिरमौर आए थे। ठीक है, और यहाँ पर 4 साल रहे थे। और कहते हैं कि इन्होंने सिखों का एक ग्रंथ होता है दशम ग्रंथ की रचना भी उन्होंने पोंटा साहिब में की थी। इसके अलावा उन्होंने बंगानी साहब का युद्ध लड़ा था। ठीक है, अच्छा, इनके शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए और पोंटा और नाहन स्टे किया था उन्होंने 1684 से 1688 तक यहाँ पर ठहरे थे वो। फिर पोंटा में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो है वो दशम ग्रंथ की रचना की गई थी और भंगानी साहब का युद्ध लड़ा गया था 1686 में। और ये युद्ध किसके बीच था? ये भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जो है वो जीत गए थे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं हरिप्रकाश। अच्छा, हरिप्रकाश के टाइम क्या हुआ था? बंदा बहादुर वो आया था सिरमौर। ठीक है, यही एक इम्पोर्टेंट बात है। फिर विजय प्रकाश के समय इन्होंने क्या करा था? इन्होंने नाहन में जो है वो मंदिर का निर्माण कराया था। नाहन में एक जगह पड़ती है कालिस्तान, जो नाहन में एक बाज़ार है, नया बाज़ार के अपोजिट साइड है। ठीक है, वहाँ पर एक जगह पड़ती है कालिस्तान। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर है और उसके नियर महिमा लाइब्रेरी भी है। ठीक है, तो उन्होंने कालिस्तान मंदिर बनवाया था। किसने? विजय प्रकाश ने। फिर किरत प्रकाश के समय इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने जो है अमर सिंह थापा के साथ संधि की थी और गंगा नदी को जो है वो दोनों के बीच की सीमा माना था किरत प्रकाश ने। फिर अगले राजा बनते हैं जगत प्रकाश के कार्यकाल में जो है 1781 में जॉर्ज फास्टर आए थे यहाँ पर और 1785 में जो है गुलाम कादिर रोहिला को हराने के उपलक्ष्य में कटासन मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने 1799 में। ठीक है, किसने? जगत प्रकाश ने। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने जो है कांगड़ा के राजा संसार चंद की बहन से विवाह किया था। किसने? जगत प्रकाश ने। फिर अगले राजा बनते हैं हमारे धर्म प्रकाश के टाइम में क्या हुआ था? धर्म प्रकाश के टाइम में जो है संसार चंद और महानंद के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसमें महानंद का साथ दिया था इन्होंने और ये लड़ते हुए जो है वो ये हिंदूर के बरोटा नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हो गई थी धर्म प्रकाश की। फिर अगले राजा बनते हैं हमारे कर्म प्रकाश द्वितीय। ये थोड़े डिस्प्यूटेड राजा होते हैं क्योंकि देखो जब ये राजा बने थे कर्म प्रकाश द्वितीय तो इनका विद्रोह हो गया था, घर में ही क्या हो गई थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई थी, यानी इनको राजा बनाने के पक्ष में शायद नहीं थे। इसके बाद इनका विद्रोह होने लगा तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने फिर उनको बुलाया था गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा वगैरह को। ठीक है, और बाद में फिर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गोरखा को बुलाया और फिर उनका क्या युद्ध चल पड़ा घर में ही कर्म प्रकाश द्वितीय के टाइम। फिर अगले राजा बनते हैं फतेह प्रकाश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फतेह प्रकाश इनके समय जो है 1846 को सिरमौर रियासत अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। फिर इन्होंने क्या करा था? एक तो इन्होंने सिरमौर में क्या करा था? मोती महल बना रखा और एक शीश महल बना रखा है। कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार सवाल आता है कि मोती महल और शीश महल कहाँ पर है, किस जिले में है? तो ये जिले सिरमौर में है, मोती महल और शीश महल। ठीक है, और फिर इनके टाइम क्या हुआ? एक
नाहन में जो है वो फाउंड्री बनाई गई, लोहे का कारखाना। इसके अलावा इनके टाइम में क्या हुआ था कि इन्होंने जो है वो 1815 में अंग्रेजों के द्वारा क्यारदा दून को हथिया लिया था, जिससे 1833 में फतेह प्रकाश ने 50,000 नजराने वापस ले लिया, नजराना देकर वापस ले लिया। यानी इनके टाइम क्या होता, क्यारदा दून को भी अंग्रेजों ने अपने दिन ले लिया था, फिर इन्होंने अंग्रेजों को कुछ राशि दी और क्यारदा दून को ले लिया था। ठीक है, फिर अगले राजा बनते हैं हमारे शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश अच्छे राजा थे और शायद सिरमौर रियासत के ये सबसे लंबे समय तक काम करने वाले राजा थे। इन्होंने लगभग जो है वो 42 साल तक शासन किया सिरमौर के राजगद्दी पे। तो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है किसको, शमशेर प्रकाश को। ठीक है, क्योंकि इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। 1857 की क्रांति के समय में इन्होंने जो है अंग्रेजों की सहायता की थी और जिस कारण इन्हें जो है वो 7 तोपों की सलामी दी गई थी। 1861 में इन्होंने जो है वो फाउंड्री को देखकर उसे 1867 में नाहन फाउंड्री का नाम दिया था, निर्माण कराया था और 1888 ईस्वी में इंपीरियल सर्विस टूल्स नामक सैनिक टुकड़ी बनाई थी इन्होंने। 1878 में इन्होंने क्या करा था, पहला भूमि बंदोबस्त कराया था, सेटलमेंट कराया था। ठीक है, जिसमें मुंशी थे हमारे नंदलाल जी। 1890 में इन्होंने अंग्रेजों को सरकारी कामकाज की भाषा बनाई थी, मतलब एडवांस हो गए थे ये। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा था, 1893 में इन्होंने नाहन नेशनल बैंक की स्थापना की थी, जो बाद में बैंक ऑफ सिरमौर बना और वर्तमान में हमारा कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, फिर 1893 में इन्होंने क्या बनाया था, नाहन नेशनल बैंक। और 1867 को इन्होंने क्या करा था, रानीताल बाग, जो वर्तमान में घूमने की जगह है नाहन में, रानीताल बाग बनाया था इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने इनके टाइम में जो है एक तो लॉर्ड डफरिन और एक लॉर्ड रिपन जो है वो सिरमौर के दौरे पर आए थे। और अगर आपने देखा होगा तो नाहन में एक दिल्ली गेट है जहाँ पर बसें वगैरह रुकती है, तो वहाँ पे लिटन मेमोरियल बना रखा उन्होंने यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। सुरेंद्र विक्रम प्रकाश को क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है, देखो इनको भी अंग्रेजों के द्वारा जो एक तो KCSI की उपाधि दी गई थी, दूसरा भारत सरकार ने इन्हें 5 साल के लिए जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनाया था, सुरेंद्र विक्रम प्रकाश को। उसके बाद राजा बनते हैं अमर प्रकाश। देखिए अमर प्रकाश ने भी क्या, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1917-18 के आसपास, तो इन्होंने भी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, जिस कारण से इनको भी KCSI की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और 1926 से 27 के बीच इन्होंने क्या करा था, नाहन में महिमा पुस्तकालय है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, वर्तमान में भी तैयारी करते हैं, उस समय तैयारी करते हैं। तो इन्होंने नाहन में अपने बेटी के नाम से क्या करा, महिमा पुस्तकालय का निर्माण कराया। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने नाहन कालाम सड़क है वो पक्की करवाई थी। और 1933 में इनकी मृत्यु हो गई थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अंतिम शासक होते सिरमौर रियासत के, उनका नाम होता है राजेंद्र प्रकाश। देखिए राजेंद्र प्रकाश जो है 1933 से 1948 के बीच राजा रहे। ठीक है, 1933 से 1948 तक, क्योंकि 1948 में तो क्या हो गया था, फिर रियासत चेंज हो गई थी, किसमें, डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो अंतिम राजा कौन थे सिरमौर रियासत के, राजेंद्र प्रकाश। ठीक है, 1939 में 1939 में इनके नेतृत्व में क्या हुआ, सिरमौर में प्रजामंडल की स्थापना हुई, गठन हुआ। 1942 में पछौता आंदोलन हुआ था इन्हीं के दौरान। और 1948 में इन्होंने क्या कर दिया था, भारत का जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर लिए थे। भाई हम जो है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लेते हैं और हम सिरमौर रियासत को भारत में मिला देते हैं, और आज से सिरमौर क्या बन गया, अब एक जिला बन गया था। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1948 को फाइनली हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। और गठन के समय जो हमारे 4 जिले बने, जिसमें से मैंने आपको बताया चंबा, मंडी, मासू और सिरमौर। ठीक है, तो ये कुछ हमारा क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिला सिरमौर का। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राजधानियों के परिवर्तन की, कई बार छोटा मोटा सवाल पूछ लेते हैं कि
किसने राजधानी को कहाँ कहाँ शिफ्ट किया था? अच्छा, तो थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र। देखिए, सिरमौरी ताल जो पहली राजधानी थी जिला सिरमौर की, किसने बनाया था? राजा रसालू ने 1139 ईस्वी को। ठीक है। राजवन किसने बनाया था राजधानी? राजा सुबंश प्रकाश ने 1195 में। ठीक है। इनको माना जाता है वास्तविक संस्थापक, किसको? राजा सुबंश प्रकाश को। ठीक है। फिर कालसी किसने करी थी राजधानी स्थानांतरित? उदित प्रकाश ने। रतेश किसने बनाई थी? सुमेर प्रकाश ने। पच्छाद किसने बनाया था राजधानी? ब्रह्म प्रकाश ने। और हाटकोटी किसने बनाई थी? वीर प्रकाश ने। ठीक है। और नाहन कौन लेके आए थे राजधानी फाइनली? करम प्रकाश। ठीक है। वर्तमान में भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? नाहन पर है, नाहन में। ठीक है। और नाहन राजधानी किसने बनाया था? करम प्रकाश ने। ठीक है जी। अगर बात करें महत्वपूर्ण निर्माण की, किस राजा ने क्या बनाया था सिरमौर में? जो चीज़ें, कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो वर्तमान में भी जिनका अस्तित्व है। देखिए, वीर प्रकाश एक राजा हुए, इन्होंने भगवती दुर्गा मंदिर बनाया और राविनगढ़ किला बनाया सिरमौर में। फिर दीप प्रकाश राजा हुए, इन्होंने माता बाला सुंदरी का मंदिर बनाया। कहाँ पर? त्रिलोकपुर में। फिर करम प्रकाश एक राजा हुए, इन्होंने नाहन शहर की स्थापना की। ठीक है। नाहन किला बनाया। फिर मेदिनी प्रकाश एक राजा हुए, इन्होंने नाहन में जगन्नाथ मंदिर बनाया। ठीक है, जो दिल्ली गेट के साथी है। फिर अमर प्रकाश एक राजा हुए, अमर प्रकाश ने महिमा पुस्तकालय बनवाया। फिर जगत प्रकाश एक राजा हुए, इन्होंने कटासन मंदिर बनवाया जो माता दुर्गा के लिए समर्पित है। फिर करम प्रकाश राजा हुए, इन्होंने जातक दुर्ग बनाया। फिर फतेह प्रकाश एक राजा हुए, इन्होंने मोती महल और शीश महल बनाए नाहन में। फिर शमशेर प्रकाश एक राजा हुए, इन्होंने नाहन फाउंड्री, म्यूनिसिपल कमेटी, रानी ताल बाग और शमशेर किला, शमशेर विला, जिसमें हमारा स्कूल नहीं वर्तमान में, शमशेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो वाला शमशेर विला। ठीक है। वो किसने बनाया? शमशेर प्रकाश ने। ठीक है। तो ये कुछ बातें होगी कि किन किन राजाओं ने क्या क्या महत्वपूर्ण निर्माण कराए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। वीर प्रकाश भगवती दुर्गा मंदिर, दीप प्रकाश बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर, करम प्रकाश नाहन शहर की स्थापना और नाहन किला, मेदिनी प्रकाश ने नाहन और जगन्नाथ मंदिर। और इन्हीं के टाइम कौन आए थे? गुरु गोविंद सिंह नाहन और पोंटा आए थे। अमर प्रकाश ने महिमा पुस्तकालय, जगत प्रकाश ने कटासन मंदिर जो माता दुर्गा के लिए समर्पित है, करम प्रकाश द्वितीय ने जातक दुर्ग, फतेह प्रकाश ने मोती महल और शीश महल, शमशेर प्रकाश ने नाहन फाउंड्री और म्यूनिसिपल कमेटी, रानी ताल बाग और शमशेर विला। तो ये तो कुछ बात हो गई इनके द्वारा किए गए काम की। अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जिला सिरमौर के बारे में, तो देखिए जिला सिरमौर के प्रमुख जो लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, वो है स्वांग और करियाला। इसके अलावा यहाँ पर जो गाने हैं उसमें झूरी प्रसिद्ध है, झूरी गाई जाती है। ठीक है। और जब हमारे कोई खास ओकेजन होता है जैसे दिवाली वगैरह, उसमें आपका कुछ वाद्य यंत्र होते हैं, हुड़ुक, डोल और दुमानू। ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, वन्य जीव विहार कौन कौन से यहाँ पे? तो एक तो है रेणुका जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान सिंबलवाड़ा, वो भी जिला सिरमौर में है। इसके अलावा जिला सिरमौर में झील फेमस है, रेणुका झील, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है। देखिए, एक होता है कृत्रिम झील जो मानव के द्वारा बनाई जाती है, और एक होती है नेचुरल जो अपने आप बनती है, बाय नेचर बनती है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है कहाँ पर? जिला सिरमौर में, जिस झील का नाम क्या है? रेणुका झील है। उसके अलावा जीवाश्म, देखिए यहाँ पर एक बहुत पुराना जीवाश्म पार्क है जिसको नाम दिया गया है सुकेती फॉसिल पार्क, जो 1972 में बनाया गया था। और यहाँ पर जो है हमारे प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मौका मिले तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। यहाँ पर पुराने समय के कंकाल, खोपड़ी और जो पुराने समय के द्वारा समय में हथियार यूज किए जाते हैं, नुकीले पत्थर के औजार, वो सब वहाँ पर विद्यमान है। सुकेती फॉसिल पार्क जो नाहन से 15-20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कालाम के साथ साथ ही है। ठीक है। इसके अलावा विश्वकर्मा मंदिर है यहाँ पर, कहाँ पर है? पोंटा साहिब में है। ठीक है, पोंटा साहिब के बस स्टैंड के साथ ही है विश्वकर्मा मंदिर।
उसके अलावा यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ने जन्म लिया था, दो क्या तीन कह सकते हैं। पहले YS परमार, डॉक्टर YS परमार, जिनका जन्म स्थान था आपका बागथन, ठीक है। बागथन एक जगह पड़ती है, कहाँ पर, पच्छाद के आसपास जगह पड़ती है। वहाँ पर एक गांव था चन्हालग, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। कब? 4 अगस्त 1906 को। और डॉक्टर YS परमार जो है, इन्हें हिमाचल प्रदेश के निर्माता भी कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री रहे अपने टाइम में, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान में क्या है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत काम किया, माता किकरी देवी, ठीक है। तो किकरी देवी का जो जन्म स्थान है वो संगड़ा तहसील पड़ता है, ठीक है। तो उनका जन्म भी कहाँ हुआ था? जिला सिरमौर में। इसके अलावा हमारे पास एक और पर्सनैलिटी है, WW रेसलर ग्रेट खली, वो भी जिला सिरमौर से ही है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी जिला सिरमौर के बारे में। इसके अलावा हमारी दो इन्फॉर्मेशन और रहती है कि देखो, हर जिले को चलाने वाला एक जिलाधिकारी होता है, ठीक है। तो देखिए, वर्तमान में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कौन है? वो है सुमित खिमटा जी, जिनका अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में हुआ है 2023 में, ठीक है। सुरेंद्र खिमटा जी, ये हमारे क्या है? वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिलाधिकारी है। और वर्तमान SP सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन है? हमारे रमन कुमार मीणा, ठीक है। तो देखिए, किसी भी जिले का जो प्रशासन होता है ना, वो उस प्रशासन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं DC, डिप्टी कलेक्टर, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी, ठीक है। अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम होते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन है? सुरेंद्र खिमटा। और जो कानूनी कार्रवाई को हैंडल करता है, सबसे बड़ा जिला लेवल पर बैठता अधिकारी, उसको हम बोलते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। कौन है? हमारे रमन कुमार मीणा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिला सिरमौर के बारे में। आई होप कि आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगे, पसंद आए हमारी द्वारा दी गई जानकारी, तो प्लीज़ आप तो इसे थोड़ा फॉरवर्ड करिए, अपने मित्रों को भी बताइए, उसे आगे भेजिए। और देखो, हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमें समाज में क्या करना है? जागरूकता लानी है, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया हो अपने ज़िले का। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि समाज में जो सोचने, विचारने और वाद विवाद करने का जो स्तर है वो बेहतर हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।